धन्यवाद आदरणीय राठौर साहब, जिन्होंने हमें आज बोलने के लिए, देश सेवा के लिए, नेताजी के लिए ये मंच प्रदान किया है। मैं उनका हृदय से आभारी हूँ। आज के इस सभा की शान मुजफ्फरपुर से आए, मुजफ्फरनगर से आए हमारे वयोवृद्ध 90 वर्षीय, जिनको नेताजी की सेना में भी काम करने का अनुभव रहा है और भारतीय सेना में भी सेवा करने का अनुभव है, जिनके मार्गदर्शन में हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। अभी मैं इन सभी के आगे अभी बच्चा हूँ। इन्हीं लोगों से सुनी सुनाई बातों को मैं जानता हूँ। आपका मैं हृदय से स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। और मेरे सीतापुर के साथियों, जिन्होंने एक व्यवस्था यहाँ पे दी, रात दिन साथ लग करके प्रचार किया, कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, इन सभी का मैं हृदय से आभारी हूँ। दोस्तों, मैं अपने वक्तव्य की शुरुआत एक शायर की 2 लाइनों से करना चाहता हूँ। 1-2 जख्म नहीं जिस्म है सारा छलनी, 1-2 जख्म नहीं जिस्म है सारा छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहाँ से निकले। हमारे देश के साथ लगातार साजिशें होती रही हैं। कभी हमारा देश पूरी दुनिया में सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसको लूटने के लिए लगातार हमारी धरती पे हमले हुए, यहाँ पे लोगों ने राज किया और हमारी संस्कृति अतिथि देवो भव वाली रही। हमने सबका सम्मान किया, स्वागत किया, वो हमारा दोस्त रहा हो या दुश्मन रहा हो। लेकिन आज अगर आज के परिदृश्य पे हम नजर डालें कि क्या हम वाकई में स्वतंत्र हैं, तो एक जवाब आता है समझदार लोगों को, ना। अगर हम वास्तव में स्वतंत्र नहीं हैं, जैसा कि अभी हमें पूर्व वक्ताओं ने कहा, तो वह कारण क्या है जिनकी वजह से हम स्वतंत्र नहीं हैं, जिनकी वजह से हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था, हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था, हमारे देश की सामाजिक व्यवस्था किसी और के हाथ की कठपुतली है। दोस्तों, ये बात आजादी के दीवाने शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह राम प्रसाद बिस्मिल, उन लोगों ने समझा। दुर्भाग्य से उनके उस आंदोलन को कुचल दिया गया, उन्हें फांसी हो गई। उनके बचे हुए साथियों में से एक राजा महेंद्र सिंह हुआ करते थे। राजा महेंद्र सिंह ने भारत को छोड़ा। महेंद्र प्रताप सिंह, जिनकी आजकल सरकार चर्चा कर रही है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जमीन उनकी है, ये सच भी है।
राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने 1924 में, जब 1923 में भगत सिंह को फांसी हुई, तो 1924 में उन्होंने भारत को छोड़ा और अफगानिस्तान कंधार में जाके आजाद हिंद, अस्थायी आजाद हिंद सरकार की स्थापना की और बरकत उल्लाह खान साहब को पहला प्रधानमंत्री बनाया। उनके बाद अस्थायी आजाद हिंद सरकार की बागडोर रास बिहारी बोस जी के हाथ में आई। तब हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस इन्हीं कांग्रेसियों के साथ थे। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध आया तो भारत के लोगों ने, जो उस समय अंग्रेजों के साथ मिलकर के सरकारें बना रहे थे, चला रहे थे, उन्होंने भारतीय सेना को द्वितीय विश्व युद्ध में भेज दिया, जिससे नाराज होकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जब नेताजी ने उसका विरोध किया तो नेताजी को 40 दिनों के लिए उन्हीं के घर में नजरबंद कैद कर दिया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस किसी तरह बच से बचाते निकलते हुए अफगानिस्तान पहुंचे। अफगानिस्तान में आजाद हिंद सरकार के नेता रास बिहारी बोस जी से मिले, जापान गए और दुनिया के कई देशों में घूमे। फिर उन्होंने 21 अक्टूबर, आज है कि दिन, आजाद हिंद सरकार की घोषणा की और आजाद हिंद सेना बनाई। आजाद हिंद सेना को लेकर के उन्होंने भारत के कई बड़े भूभाग पे कब्जा कर लिया, अपनी बैंक स्थापित किया, अपनी करेंसी जारी की, अपना सिक्का चलाया, अपनी डाक टिकट जारी किया। 1900 इससे तत्कालीन अंग्रेज सरकार घबराई और नेताजी को पे दबाव बनाना शुरू किया। कांग्रेसियों ने नेताजी को जापानी एजेंट कहना शुरू किया। गांधी जी को बुलाया गया। अंग्रेजों ने गांधी जी से कहा कि अब नारा दो। ये स्थिति तब बनी जब 18 फरवरी 1945 को नेताजी के आह्वान पर भारतीय सेना ने, जो अंग्रेजों की थी, उसमें बगावत हो गई। जितने समुद्री जहाज खड़े हुए थे अंग्रेजों के, उनमें एक ही रात को 18 फरवरी 1945 को आग लगा दी गई। उस समय हवाई जहाज नहीं हुआ करते थे। अंग्रेजों के सामने एकदम से परेशानी खड़ी हो गई कि वो भागेंगे तो कैसे भागेंगे। उन्होंने कांग्रेसियों को बुलाया और उनसे नारा दिलवाया कि अंग्रेजों, ये देश जापानियों को देने से बेहतर है, हम हिंदुस्तानियों को दे दो। अंग्रेजों, भारत छोड़ो। और तुरंत एक एग्रीमेंट करके, एक समझौते के तहत 15 अगस्त 1947 को हमें ये आजादी दे दी गई। इस आजादी में समझने की बात यह है कि जब अंग्रेज जाने लगे तो उन्होंने हमारी तत्कालीन कांग्रेस से कहा कि देखो भाई, देश तो हम छोड़ देंगे, लेकिन हम सिर्फ चुनाव लड़ने की आजादी देंगे। ये जो हमारी 270 कंपनियां हैं, जिनकी 68% पूंजी हमारे देश में लगी हुई है आपके, ये अगर हम ले जाएंगे तो आप देश कैसे चलाओगे? इसलिए एक संविधान बनाइए,
संविधान में हमारे बनाए हुए कानूनों को लागू करिए, और जब तक ये संविधान लागू नहीं हो जाता तब तक इन दोनों देशों का केयर टेकर हमारे देश का वायसराय रहेगा। आजादी की घोषणा के बाद 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, उस दिन हमें आजादी दी जाती है और संविधान में एक व्यवस्था की जाती है कि ये जो हमारी विदेशी कंपनियां हैं, ये भारत के ये 25 परिवार उन्होंने चिन्हित किए, जो कभी उनके ट्रेडर हुए करते थे, जो अंग्रेजों का कपड़ा बेच सकते थे लेकिन मील डाल के कपड़ा नहीं बना सकते थे, उनके साथ ये कंपनियां संयुक्त उपक्रम में, कोलैबोरेशन में बिजनेस करेंगे इस देश में। और वो व्यवस्था अभी तक जारी रही। अगर हांडा मोटरसाइकिल जापान से भारत बिकने आई तो उन्हें हीरो साइकिल वालों के साथ मोटरसाइकिल बनानी पड़ी। अगर जर्मनी से वेस्पा आई तो उसे लोहिया के साथ स्कूटर बनानी पड़ती थी। तो दोस्तों, इस तरह से हमारे देश की कुल अर्थव्यवस्था की 75% इन 25 परिवारों के पास सिमट गई और उनके माध्यम से विदेशों में जाने लगी। आज भी ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है कि इस देश के कुल संपत्ति केवल 1% लोगों के पास है। इस देश की 58% संपत्ति इस देश के 1% अमीरों के पास है। शेष संपत्ति में उसकी आधी इन्हीं लोगों के ट्रस्टों के पास फ्रीज है और उसकी आधी में हम आप गरीब अमीर और होते हैं। अगर ये पूरी जो इकोनॉमी है, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है, अगर पब्लिक में रोटेट हो तो हमारे देश का समृद्धि के मामले में, सुख के मामले में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये देश आज भी सोने की चिड़िया है, लेकिन विदेशी ताकतें अभी भी हमारे देश को निरंतर लूट रही हैं। हमारी सत्ता पे उनका अंकुश है और हमारे देश की सत्ता पे कौन बैठेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, ये वो लोग तय करते हैं। क्योंकि उन्होंने जो व्यवस्था बनाई थी, संविधान कहता है गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, जनता की सरकार, जनता के द्वारा, जनता के लिए। लेकिन वर्तमान में है क्या? पार्टी की सरकार, जनता के द्वारा, पार्टी के लिए। आज आपकी वोट पे नोट भारी पड़ रही है। कौन सी पार्टी के लिए काम करती है सत्ता? उस पार्टी के लिए जो तुम्हारी वोट खरीदने के लिए, दारू मुर्गा के लिए, जो पार्टी, कौन? वो बिजनेसमैन, वो बड़े लोग, वो अमीर लोग जो इन पार्टियों को चंदा देते हैं और वो टीवी के माध्यम के, रेडियो के माध्यम के, प्रचार के माध्यम के, अपने एजेंटों के माध्यम से, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से आपको गुमराह करते हैं। आप जो चुनाव में चुनते हैं जिनको, तो केवल कहा जाता है कि ये जनप्रतिनिधि हैं। ऐसा नहीं है, वास्तव में वो पार्टी प्रतिनिधि होते हैं। पार्टियां पहले उनका चुनाव करती हैं और फिर आपके बीच में 4 पार्टियां मिलकर 4 चोरों को भेज देती हैं और उन 4 चोरों में से आपको एक चोर को चुन लेना होता है। फिर वो जो 4 पार्टियों के जिन चोरों के वो कार्यकर्ता होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, वो पार्टियां ऊपर लखनऊ और दिल्ली में बैठ के आपस में समझौता कर लेती हैं और सत्ता पे कब्जा कर लेती हैं। और वो काम उन्हीं उद्योगपतियों के लिए करते हैं, उन्हीं के लिए करते हैं जो आपका शोषण करते हैं, जो आपके शोषक हैं। इसलिए आपको ये जो अंग्रेजों की दी हुई व्यवस्था है पार्टी वाली, ये पार्टीवादी व्यवस्था 1932 में अंग्रेजों ने लागू की थी, इसको बदलना होगा। आपको पार्टी प्रतिनिधि की जगह पे जनप्रतिनिधि चुनना होगा। जिस दिन आप जनप्रतिनिधि चुनना शुरू करेंगे, उस दिन
वास्तव में आपकी सत्ता होगी, आपकी व्यवस्था होगी और नेताजी के सपनों का भारत बनेगा। इसके लिए हमें गांव-गांव जनता को समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि दोस्तों, आप जनप्रतिनिधियों का चुनाव शुरू करिए। आप ये पार्टी प्रतिनिधियों की जगह पे जो आपके बीच में रहते हैं उनका चुनाव शुरू करिए। और इस काम में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर कोई निभा सकता है तो सत्ता की दरबारी करने वाले हमारे जवान। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब आजाद हिंद सरकार बनाई थे तो उन्होंने आजादी के लिए सेना बनाई और जनता के रक्षा के लिए प्रांतीय रक्षा दल बनाया, एक मित्र पुलिस बनाई। लेकिन जब नेताजी को भारत छोड़ना पड़ा, वो नाकामयाब रहे, देश की जनता उनको समझ नहीं सके, देश की जनता गुमराह हो गई, उनके विचारों के साथ नहीं खड़ी हो पाई, तो उस रक्षा दल को इन्हीं सरकारों ने पहले प्रांतीय पुलिस बनाया। जो प्रांतीय रक्षा दल था उसको प्रांतीय पुलिस बनाया, जिसको आज आप यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस के नाम से जानते हैं। जो जन सेवा के लिए पुलिस उन्होंने बनाई थे, उनको वही अंग्रेजों का पुलिस वाला कानून पकड़ा दिया गया। अंग्रेजों की पुलिस अंग्रेजों की रक्षा के लिए और जनता के शोषण के लिए बनी थी। उनके सारे कानून जनता के शोषण के लिए बने थे और उस कानूनों का अनुपालन उनके ऊपर बैठे हुए अधिकारी भारतीय सिपाहियों से करवाते थे। उस समय अंग्रेज जब दरोगा की भर्ती करता था तो यहाँ के लोग पढ़े लिखे तो होते नहीं थे,